बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे और सब बच्चों ने अपना प्रीवियस वर्क जो है वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज जो हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 10 में 23 जुलाई की डायरी जो है वो डिस्कस करनी है। आप लोगों की डायरी है, डायरी सारे बच्चे अपनी नोट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करने अपनी सारे के सारे अपने क्वेश्चंस अपने नीट रजिस्टर के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन को भी लर्न कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। इसमें हमने बच्चों पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आप लोग सब बच्चे मार्क कर लीजिएगा अपनी अपनी बुक्स के ऊपर। The process of expressing the given expressions as a product of its factors is called factorization or factorizing। कहते हैं ऐसा सिलसिला जिसमें हम लोग अपने गिवन एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करते हैं किसके तौर पर, प्रोडक्ट के तौर पे दो फैक्टर्स को यानी कि दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास उससे एक एक्सप्रेशन आ जाता है, फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब उसने ऊपर लिखा हुआ है आपके बारे में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आपके पास बच्चों एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं अपने गिवन एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लोग फैक्टराइजेशन की यहाँ पे कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन का प्रोसेस बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। इसमें आपने किसी भी टाइप को मिस नहीं करना है, सारी की सारी जो इसकी टाइप्स होंगी वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि हर नेक्स्ट टाइप में उसकी जो प्रीवियस टाइप्स हैं वो इंक्लूड लाजमी है। जैसे कि आप लोगों की यहाँ पे टाइप 1 लिखी हुई है, इसमें एक एक्सप्रेशन था के ए प्लस के बी प्लस के सी। इस एक्सप्रेशन में क्या था, इस एक्सप्रेशन में है कि आपके पास तीनों जो वैल्यूज़ हैं यानी कि आपके पास जो तीनों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी टर्म्स हैं उनमें के जो है वो सेम है। तो फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, जो इसकी फ़र्स्ट टाइप होती है, वो ये होता है कि आपने जो जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको ले लेना है आपने बाहर कॉमन, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपके पास के ए प्लस के बी प्लस के सी में के और के तीनों में क्या था, एक जैसा था। लाइक टर्म्स होती हैं वो क्या हमेशा करती हैं, वो कॉमन आ जाती हैं। यहाँ पे के को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस और सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि हेयर के एंड ए प्लस बी प्लस सी बोथ आर फैक्टर्स। ये दोनों के दोनों क्या हैं, फैक्टर्स हैं। आपके पास बच्चों जो गिवन एक्सप्रेशन था वो आपके पास मल्टीप्लाइड फॉर्म में था। जब हमने उसमें से के को सेपरेट किया है और ए बी सी को सेपरेट कर दिया है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने भी पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस होते हैं एक्चुअली वही एक दूसरे के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। Here k and a plus b plus c both are factors because both are multiplied. Like 2 multiplied by 3, here 2 and 3 are factors. अब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। तो इसका मतलब है 6 के दो फैक्टर्स हैं और वो कौन से हैं, 2 और 3 हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 6.2 जो है इसमें आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि स्टेटमेंट लिखी है फैक्टराइज द फॉलोइंग और 16 क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने आज इसके 8 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं और बहुत आसान से आपके क्वेश्चंस हैं, एक एक दो दो लाइन में आप लोगों का क्वेश्चन होता जाएगा सॉल्व। अब 6.2 जो है आप लोगों की इसमें फैक्टराइजिंग द फॉलोइंग, आपने क्या करना है कि आपके पास 16 क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस को आपने फैक्टराइज करना है, जिसमें से आज हम लोग अपने 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बाकी 8 होंगे वो हम लोग अपने नेक्स्ट फ्राइडे की डायरी में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा है 3x माइनस 9y। इन दोनों में क्या चीज़ सेम थी, सबसे पहले तो हमने ये देखना है फैक्टराइजिंग का सबसे पहला जो प्रोसेस, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि जो भी सेम होगा वो आपने क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। 3 के टेबल में ही 3 भी आता है और 3 के टेबल में ही क्या आएगा, 9 भी आएगा। x और y चूँकि डिफरेंट टर्म्स हैं तो हमने इन दोनों में से कॉमन किसे ले लिया, 3 को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x रहेगा, माइनस का साइन एज इट इज़। अब 3 का टेबल पढ़ना था कि हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, कि हमारे पास आंसर 9 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ही आंसर 9 आता है।
तो हमने अंदर लिख दिया 9 की जगह पे 3 और y एज इट इज़। आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड आप लोग खुद करेंगे। 3 जो है उसमें लिखा हुआ है 6ab माइनस 14ac। इन दोनों में अगर देखा जाए तो सेम हमारे पास क्या है, दोनों में a तो हमें इजीली नज़र आ रहा है कि वो दोनों में सेम है, हमने a को लिखा। इसके अलावा 6 और 14 है, 6 और 14 दोनों ही जो हैं हमारे पास वैल्यूज़ ये 2 के टेबल में आ रही हैं। हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना था हमने, 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 14 आए। 7 तक अगर हम 2 का टेबल जो है वो पढ़ लेते हैं तो हमारे पास 14 आएगा। जब 2a कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर बाकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 3b माइनस 7c। आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। इसी तरह से आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वायर n। अब यहाँ पर एक टर्म नहीं है, दो नहीं है, बल्कि 4 टर्म्स आपके पास आ रही हैं। सबसे पहले अगर 3 और 6 है तो 3 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आएंगे, तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म में m रेज़ टू पावर 3 यानी कि m क्यूब है और सेकंड टर्म में m स्क्वायर है। अब यहाँ पे डिफरेंट पावर्स आ गई हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किसको कॉमन लेना है। जब डिफरेंट पावर्स होती हैं तो बच्चों हम लोग कॉमन लेने के लिए हमेशा उसे कॉमन लेते हैं जिसकी पावर जो है वो लोएस्ट होती है, जिसकी छोटी पावर हो उसके लिहाज से हमने कॉमन लेना होता है। अब एक तरफ m की पावर 3 थी, दूसरी तरफ m की पावर 2 थी, लेकिन यहाँ पर 2 चूँकि छोटी वैल्यू होती है इसलिए हम लोग m रेज़ टू पावर 2 को ले लेंगे कॉमन। अब n और n दोनों में ही मौजूद है, सेम इनकी पावर्स हैं, n एज इट इज़ आ जाएगा कॉमन। अब आपने ब्रैकेट के अंदर किसे लिखना है, m की पावर 3 जो थी उसमें से 2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब हमारे पास सिंगल m की टर्म अंदर लिखी जाएगी, साथ उसके p लिखा जाएगा, माइनस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आएगा। 2 का टेबल हम लोगों 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 तक पढ़ने पर हमारे पास 6 आना था। बाकी m स्क्वायर n दोनों टर्म्स बाहर हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ क्या आएगा mp माइनस 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, फिफ्थ पार्ट आप लोग इसका खुद करेंगे। उसमें लिखा है 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 51। अब दो टर्म्स हैं, फर्स्ट में 17x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, जो सेकंड टर्म है उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ही है हमारे पास और वो क्या है 51। तो वहाँ पे x और y नहीं है, इसलिए इसका मतलब कि x और y में से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना था कि 17 जो है इसके टेबल में क्या 51 आता है या नहीं आता, क्योंकि 17 खुद तो किसी के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है एक प्राइम नंबर है हमारे पास। तो 17 का टेबल अगर 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 51 आएगा। 17 को कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 17 3 आर 51 होता है, इसलिए 3 हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसी तरह से 7th पार्ट आप लोग खुद करेंगे। 8th पार्ट आप लोगों का मैंने किया हुआ है 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p। अब हमारे पास 3 टर्म है और हमने ये देखना है कि इनमें से क्या कॉमन हमारे पास होगा। एक तो सब में 2 है, वो हमें पता है कि कॉमन आएगा। अब एक तरफ p स्क्वायर है, एक तरफ p क्यूब है और एक तरफ क्या है p। अब p की पावर में से देखेंगे कि सबसे लोएस्ट पावर हमारे पास क्या है, तो जिसकी पावर में कुछ नहीं होता उसकी पावर में हमेशा क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने p कॉमन ले लेना है और उधर से आप कांस्टेंट में से 2 को कॉमन लेंगे। तो 2p कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो आपके पास टर्म है उसमें हमारे पास 2 तो आ गया कॉमन, p स्क्वायर था जिसमें से एक p बाहर लिख लिया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अंदर p की पावर 1 ही जो है वो बच जाएगा। आगे साइन माइनस का 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 आए 2 तक पढ़ेंगे। p क्यूब में से एक p बाहर है तो जो हमारे पास p स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ आएगा, प्लस p बाहर है तो इसका मतलब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 8 आए, 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत बच्चों आसान क्वेश्चन है, सब बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।